हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत मैंने आपको बताया था कि मानवाधिकार किसे कहते हैं और मानवाधिकार की शुरुआत या इसकी घोषणा सबसे पहले विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब की थी और इसके बाद में हमारे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और इसके बाद में ये भी आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, अर्थात इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है और सदस्य कौन कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं और इनको हटाया कैसे जाता है, ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए देखिए, इसमें अगला इसका टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली शक्ति। अब पहली शक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या है, तो पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और इसे जो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, तो यह सिविल न्यायालय की शक्तियों का मतलब क्या हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी अधिकार प्राप्त है या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब जो सिविल न्यायालय होता है, तो सिविल न्यायालय का मतलब क्या हो जाता है, तो सिविल न्यायालय का मतलब हो जाता है कि इसको दीवानी मामले अधिकार प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसे प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये किसी भी राज्य के किसी भी व्यक्ति से सवाल जवाब कर सकता है, या अगर किसी भी अधिकारी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे कहा जाता है सिविल न्यायालय की शक्ति। तो सिविल न्यायालय की शक्ति हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास प्राप्त है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यह शक्ति से कहाँ से प्राप्त होती है, तो लोक प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है, याद रखना होगा आपको कि लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। और इसका चरित्र या यह जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है यह एक प्रकार से न्यायिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या एक न्यायिक आयोग भी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये पूर्णतः तो न्यायिक नहीं है लेकिन अर्ध न्यायिक रूप से काम करता है। इसका मतलब है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और सिविल न्यायालय का अर्थ मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसे हमारे भारत के किसी भी अधिकारी से किसी व्यक्ति से सवाल जवाब पूछने का अधिकार होता है। और अगर किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को अगर ये बुलाना भी चाहता है तो उसे समन भी जारी कर सकता है, उसे बुलावा पत्र भी जारी कर सकता है, इसलिए इसे सिविल न्यायालय हम कहते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि दूसरी शक्तियां इसके पास क्या है, तो दूसरी शक्ति ये है कि मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में ये स्वयं जांच दल भी गठित कर सकता है। ये शक्तियां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या किसी जिले में कहीं पर भी मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला है तो उसके लिए अगर जांच दल गठित करना हो तो जांच दल का गठन भी खुद ही कर सकता है। इतना अधिकार हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसमें देखिए अगला है कि यह केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यदि मानव अधिकार आयोग को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों की सहायता लेना जरूरी है या राज्य सरकार के किसी अधिकारी की सहायता लेना जरूरी है तो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इनकी सहायता ले सकता है। आ रहा समझ में? तो किसी भी अधिकारी, चाहे केंद्र सरकार का अधिकारी हो चाहे राज्य सरकार का अधिकारी हो, इन अधिकारियों की सेवाएं हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ले सकता है और ये इसके पास इतना अधिकार होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि आयोग के पास मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित जो भी शिकायतें आती है तो उन शिकायतों के लिए यह जांच करता है या इसके बाद जांच दल भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति है और मानव अधिकार से संबंधित कोई मामला है तो उस मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसकी शिकायत की जांच करेगा और शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच दल इसका खुद का होता है। किसका? मानव अधिकार आयोग का। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा।
अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें इसका अगला काम क्या है या इसकी अगली शक्ति क्या है। तो अगली शक्ति ये होती है हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कि किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता है ये। इसका मतलब ये हुआ, अगर मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला है तो यह चाहे किसी भी अदालत का मामला हो या कोई भी कार्यालय हो, तो वहाँ पर जो सार्वजनिक रिकॉर्ड है उस सार्वजनिक रिकॉर्ड की भी यह जांच कर सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला जैसे राष्ट्रपति तय करे तो उसकी भी जांच हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर सकता है। इतना अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इंग्लिश में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में NHRC भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगली इसकी शक्ति देखिए, तो अगली शक्ति क्या होती है कि इसे भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को उसके शपथ की जांच तथा उसके उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र भी जारी करने की शक्ति होती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसे सिविल न्यायालय क्यों कहते हैं। तो सिविल न्यायालय इसको इसलिए कहा जाता है या सिविल न्यायालय की शक्ति इसे प्राप्त है, इसका कारण क्या है। तो इसको हम सिविल न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे भारत के किसी भी हिस्से से, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को सवाल जवाब करने के लिए यह बुलावा पत्र भेज सकता है। इतनी शक्ति हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को होती है, इसलिए इसको हम सिविल न्यायालय भी कहते हैं। आ रहा समझ फ्रेंड। तो आपको याद रखना होगा कि ये और किसी मामले में बुलावा पत्र नहीं भेजेगा, यह सिर्फ और सिर्फ अगर मानव अधिकार के उल्लंघन का मामला है तो इसी मामले की जांच करेगा और किसी अन्य मामले की जांच यह आयोग नहीं करता है। इसके बाद फिर देखिए अगली शक्ति होती है कि किसी भी प्रमाण पत्र का अन्वेषण तथा प्रकृति की जांच करने की शक्ति भी मानव अधिकार आयोग के पास होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला है और अगर ऐसा कोई प्रमाण पत्र उससे प्राप्त होता है तो उसकी जांच भी कर सकता है, उसकी खोज भी कर सकता है। आ रहा समझ में। ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास होता है। इसके बाद फिर अगली शक्ति इसकी हो जाती है कि यह शपथ पत्र के आधार पर गवाह को बुलाने और इसके बाद सबूत प्राप्त करने की भी शक्ति रखता है। अगर मानव अधिकार आयोग को ऐसा लगता है कि जो शपथ पत्र उसे प्राप्त हुआ है और अगर मान लीजिए किसी गवाह को बुलाना है तो उस गवाह को भी हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बुला सकता है। और अगर आयोग को ऐसा लगता है कि कुछ सबूत की आवश्यकता है, कुछ साक्ष्य की आवश्यकता है, कुछ एविडेंस की आवश्यकता है, तो यह एविडेंस या सबूत भी प्राप्त कर सकता है। इतनी शक्ति हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्राप्त होती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। आया समझ में। अब इसके बाद में अगली शक्ति देखिए हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कि आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। आयोग को अगर यह पता हो जाए कि मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला है तो उसकी यह स्वयं जानकारी ले सकता है, स्वयं संज्ञान लेते हुए उस मामले की जांच पड़ताल कर सकता है। और अगर किसी भी संस्था में या किसी भी संगठन में ऐसा मामला पाया गया है तो उस संगठन को या उस संस्था को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह नोटिस भी भेज सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसमें इसकी अगली शक्ति यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये कारागार में मतलब जेल में, आ रहा समझ में। तो हमारा जो NHRC होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, इसको ये शक्ति प्राप्त है कि यदि कोई भी अगर कारागार है मतलब कोई जेल है या बंदी गृह है या फिर कोई बाल श्रम उन्मूलन है तो उसका भी मामला अगर आता है इसके समक्ष तो ऐसे कारखानों की भी यह जांच पड़ताल कर सकता है और मानव अधिकार उल्लंघन होने की अगर संभावना है तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संगठन है जहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं और वहाँ पर ऐसे मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला आया है तो उसकी जांच करेगा, या फिर मान लो इसे संभावना भी अगर है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो सकता है तो उसकी जांच करता है, निरीक्षण करता है। इसके बाद में अगर बाल श्रम उन्मूलन संबंधी अगर कोई मामला आया है तो उसकी भी जांच कर सकता है। और कोई भी कारखाना है वहाँ पर अगर मानव अधिकार उल्लंघन का मामला है तो वहाँ पर भी इसकी जांच पड़ताल यह कर सकता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अगर मान लीजिए कोई जेल है, बंदी गृह है या कारागार है और वहाँ पर भी जो कैदी लोग होते हैं
और उन कैदियों का जो मानव अधिकार उन्हें प्राप्त है और उनके मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी अगर कोई मामला है या ऐसा मामला आया है या ऐसी संभावना है कि इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, तो वहाँ की भी जांच यह आयोग कर सकता है। इतनी शक्ति NHRC को होती है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को होती है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह शक्ति प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, अगली शक्ति इसकी होती है कि यह आयोग पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध भी नोटिस जारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करते समय व्यक्ति के, नागरिक के या किसी भी मनुष्य के या मानव के मानव अधिकारों का हनन हुआ है या मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी भी जांच कर सकता है और उसके लिए भी पुलिस वालों को भी नोटिस भेज सकता है। इसके बाद साथ ही और भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसे भी यह समन जारी कर सकता है या और किसी को भी यह बुलावा पत्र भेज सकता है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है। तो देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इन कार्यों में सबसे पहला कार्य ये हो जाता है कि यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब हमारा NHRC, ठीक है, तो NHRC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किसी की शिकायत के आधार पर भी वह स्वतः संज्ञान लेकर जेल या बंदी गृह होते हैं वहाँ पर जाकर उसकी स्थिति की जांच कर सकता है और सुधार के लिए कुछ उपाय भी कर सकता है या अनुशंसा या सिफारिश भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मानव अधिकार आयोग को या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह मानव अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई मामले के बारे में जानकारी मिलती है तो वह स्वतः संज्ञान लेकर भी इसकी जांच कर सकता है या फिर अगर कोई शिकायत करेगा तो भी उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। और यहाँ तक कि यदि मान लो जेल में भी जो कैदी होते हैं उन कैदियों के भी मौलिक मानव अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ है तो वहाँ जाकर भी इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। और अगर सुधार के लिए कोई आवश्यक उपाय बताना है तो यह आयोग सुधार के लिए उपाय भी बता सकता है और इसके लिए सिफारिश भी कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला इसका काम होता है आयोग का, तो अगला कार्य क्या है? तो वे सभी मामलों की जांच कर सकता है या वे सभी मामलों की जांच करना जो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जुड़े हो। तो ऐसा कोई मामला जो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है तो ऐसे मामलों की भी जांच करेगा। इसके बाद फिर अगला काम इसका क्या है? तो न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकार हनन से संबंधित जो भी मामले होते हैं तो न्यायालय की अनुमति से इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। आ रहा समझ में? तो अगर हमारे मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार के हनन से संबंधी अगर कोई मामला है और वह न्यायालय के समक्ष है तो हमारे न्यायालय से अनुमति लेगा और फिर उसमें हस्तक्षेप करेगा। ये इसके कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। इसके बाद फिर अगला काम इसका होता है कि यदि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो राष्ट्रपति की अनुमति से भी यह आयोग अन्य स्थानों पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है? तो अगर हमारे NHRC को या हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसा लगता है कि हमें और भी हमारे कार्यालयों को खोलना है या और भी दूसरे स्थानों पर इस कार्यालय को स्थापित करना है, तो अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति से और भी दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में या और दूसरे किसी स्थानों पर भी यह अपना कार्यालय खोल सकता है। इसके बाद फिर अगला इसका काम हो जाता है कि लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसकी भी जांच करता है। इसका मतलब क्या है? तो हमारे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा यदि मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया है या मानव अधिकार का हनन किया गया है और अगर ऐसा कोई मामला है तो ऐसे मामलों की भी जाँच हमारा आयोग कर सकता है, ये भी इसको अधिकार है। इसके बाद फिर अगला है कि मानव अधिकारों एवं उसके संरक्षण से संबंधित अगर कोई विधिक उपाय या इसको विधिक उपाय बताना है तो विधिक उपायों के प्रति भी ये जन जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है तो यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संबंध में यह लोगों को जागरूक करता है। इसके बाद में मानव अधिकारों का संरक्षण कैसा हो इसके बारे में विधिक उपाय या कानूनी उपाय यह बताता है और इसके लिए लोगों को जागरूक करता है हमारा आयोग। इसके बाद फिर अगला काम इसका क्या है? तो मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित उपायों की समीक्षा करता है। तो मानव अधिकारों को सुरक्षित
कैसा रखा जाए, तो मानव अधिकार के संरक्षण से संबंधित उपाय के बारे में यह बताता है, उनकी समीक्षा करता है और उनके लिए जो प्रभावी क्रियान्वयन मतलब इनको लागू कैसे किया जाए इसके लिए उपाय बताता है और इसकी सिफारिश भी करता है। इसके बाद फिर अगला काम इसका होता है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। आ रहा समझ में? तो आज आपने देखा होगा कि हमारी भारत सरकार ने इसमें मानव अधिकारों में भी पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन को बढ़ावा दिया है और मानव अधिकार में भी, ह्यूमन राइट में भी अब PhD होने लगी है। ठीक है, तो जो मानव अधिकार संबंधित जो भी शिक्षा अध्ययन करता है तो अब PhD भी इसमें की जाती है और जो PhD करने वाला कैंडिडेट होगा तो वह इसमें रिसर्च करता है और ऐसे रिसर्च को यह आयोग बढ़ावा देता है, तो यह भी इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जो गैर सरकारी संगठन होते हैं मतलब जो NGO होते हैं, तो NGO को सहयोग देना और उनके प्रयासों की सराहना करना। आ रहा समझ में? तो इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, NGOs होते हैं, तो उन NGOs को सहायता देना। NGO का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, आपको याद रखना होगा। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में NGO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैर सरकारी संगठन होते हैं और अगर ये मानव अधिकार के मामले में कार्य कर रहे हैं, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संगठनों को यह आयोग सहायता देता है और जो गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं उनके प्रयासों की सराहना भी करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से कार्य करता है हमारा NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके बाद में अगला काम इसका क्या है, तो अगला कार्य इसका यह होता है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है, ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति का मतलब कि जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जिसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को यह क्षतिपूर्ति सहायता भी करता है। मतलब उसको जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी यह पूर्ति करता है और यह पूर्ति खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन यह पूर्ति करने के लिए किसे कहता है, तो जो भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल होता है, कोई प्राधिकरण होता है, तो उसको यह सिफारिश करता है। आ रहा समझ में? मतलब ये कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमारी सरकार से या जो भी ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है, उसको सिफारिश करता है कि उसे इतनी सहायता दी जाए। तो यह भी हमारा आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका होता है कि लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में भी संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई लोक सेवक है या ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट या ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जिसके द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है, तो उसे भी गिरफ्तार करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार को या ट्रिब्यूनल को या प्राधिकरण को भी यह आयोग सिफारिश कर सकता है। ये इसके पास अधिकार होता है हमारे आयोग के पास। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इस आयोग के संदर्भ में जरूरी जो आदेश होते हैं, निर्देश या रिट के लिए भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। आए समझ में? अगर आयोग को ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो या फिर अगर कोई जरूरी आदेश है या निर्देश है, तो रिट के लिए भी हमारे उच्च न्यायालय में या हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी यह आयोग जा सकता है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर शिकायत है तो शिकायत के लिए इसके पास खुद का एक जांच दल होता है और उस जांच दल के द्वारा उस शिकायत की जांच यह आयोग कर सकता है। इसके बाद में अगला जाता है कि इसमें आयोग की बैठक उस स्थान पर और उस समय होगी जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझेगा। आ रहा समझ में? मतलब जो हमारे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये डिसाइड करेंगे कि आयोग की बैठक किस स्थान पर होगी और किस समय होगी। तो ये सब हमारे अध्यक्ष डिसाइड करते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जाता है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है मतलब NHRC होता है, इसकी रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन। अब इसके प्रतिवेदन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा कि यह अपने एक रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट यह किसे देगा, तो यह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। और अगर कोई राज्य सरकार का मामला है या कोई राज्य से संबंधित मानव अधिकार का मामला है तो उस राज्य सरकार को यह रिपोर्ट देता है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट यह केंद्र सरकार को देता है और राज्य सरकार से संबंधित कोई रिपोर्ट होते हुए राज्य सरकार को भेज देता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा
प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट होती है और सिफारिशें होती हैं, इनकी जानकारी केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने विधानमंडल में पेश कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने NHRC ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट दी थी, तो केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को लोकसभा में मतलब संसद में रखवाती है और जो भी राज्य है, जो राज्यों को रिपोर्ट भेजी है कि हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, तो राज्य इस रिपोर्ट को या राज्य सरकार इस रिपोर्ट को अपने विधानमंडल में रखवाती है, मतलब विधानसभा में रखवाती है। अब जिन राज्यों में से विधानसभा है तो वहाँ पर विधानसभा में रखी जाएगी ये रिपोर्ट या प्रतिवेदन वहाँ पर विधानसभा में रखा जाएगा, और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहाँ पर ये दोनों ही सदन में इसे रखा जाता है, जिसे हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो राज्यों में जो विधानमंडल होता है वह विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है, और जो संसद होती है तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसका अगला पॉइंट इसमें आता है कि इसके साथ ही विवरण भी यह होता है कि जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशें पर की गई कार्रवाई का उल्लेख तथा ऐसे किसी सिफारिश को न मानने का कारण भी इसमें उल्लेख का वर्णन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आयोग यह भी विवरण पेश करता है या इस प्रतिवेदन में यह भी विवरण होता है कि हमारे आयोग के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें की गई हैं। तो आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें की जाएगी उनका भी वर्णन किया जाता है इस रिपोर्ट में, और सरकार ने किन किन सिफारिशों को माना है यह भी इस प्रतिवेदन में लिखा जाता है, और फिर सरकार कौन सी सिफारिश को नहीं मान रही है इसका भी कारण इसमें बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये सब हमारा आयोग प्रतिवेदन के अंतर्गत ही लिखित में देता है। ये प्रतिवेदन कौन पेश करेगा, तो हमारा NHRC, तो केंद्र सरकार संबंधित केंद्र सरकार को दे दिया जाता है और राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार को दे दिया जाता है, और ये दोनों ही सरकार अपने अपने विधानमंडल में रखवाती है। अब इसके बाद में आते हैं आयोग की सीमाओं पर। अब आयोग की सीमा का मतलब क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है तो यह भी लिमिट में रहकर ही काम करता है। इसकी जहाँ तक लिमिटेशन होती है बस वहीं तक काम करेगा। आ रहा समझ में। तो कौन कौन से इसकी सीमाएं हैं, तो देखिए इसमें इसकी पहली सीमा ये होती है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है तो सशस्त्र बल के, जो हमारा सशस्त्र बल होता है, इसके किसी भी सदस्य के द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन में आयोग की शक्तियाँ, भूमिका और इसकी न्यायिकता ये सीमित होती है। आ रहा समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है तो यह सशस्त्र बल मतलब जो फोर्सेस होती है, तो सशस्त्र बल के कोई अगर सदस्य है और उसके द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वहाँ पर इसकी शक्ति सीमित हो जाती है हमारे मानव अधिकार आयोग की, और वहाँ पर इसकी भूमिका थोड़ी सीमित हो जाती है, और वहाँ पर इसका न्यायिक क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाता है। ये इसकी सीमा होती है। अगला इसकी सीमा देखिए इसकी, तो अगली सीमा ये है कि जो मानव अधिकार आयोग होता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति मौलिक अधिकार, जो मानव अधिकार का उल्लंघन करता है तो मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच तो यह करता है, लेकिन यह आयोग खुद सजा नहीं दे सकता, और न ही जो भी व्यक्ति पीड़ित है तो उस पीड़ित व्यक्ति को आयोग खुद सहायता दे सकता है। ये इसकी सीमा होती है। आ रहा समझ में। अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई सहायता दिलाना है तो ये किससे कहेगा, सरकार से कहेगा, और सरकार उसको सहायता देगी, ये खुद कोई सहायता नहीं कर सकता। और जिसने भी मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है तो यह आयोग खुद उसे कोई सजा नहीं दे सकता, कोई दंड नहीं दे सकता। इसके बाद में केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई को बताना होता है। अगर हमारे आयोग ने कोई भी कार्य किया या कोई कार्यवाही की है तो 3 महीने के अंदर हमारी केंद्र सरकार को बताना होगा। हर समझ में। ये इसकी सीमाएं होती हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है कि आयोग का कार्य सलाहकारी प्रकृति का होता है और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती या किसी भी अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये जो सिफारिशें देता है हमारा मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो ये सिर्फ क्या है, परामर्शकारी सलाह होती है या सलाहकारी होती है इसकी प्रकृति। इसने जो सलाह दी है, इसने जो सिफारिशें की है, जरूरी नहीं कि हमारी केंद्र सरकार इसको स्वीकार करे या फिर हमारा कोई अधिकारी इसे स्वीकार करे। मतलब अधिकारी के लिए और हमारी सरकार के लिए इसके द्वारा की गई सिफारिशें कोई बाध्यकारी नहीं होती। अगली सीमा क्या है इसकी, तो अगली सीमा यह होती है कि आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो।
अगर मान लो किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और 1 वर्ष से ज़्यादा उसका समय हो चुका है तो ऐसे मामलों की जांच हमारा आयोग नहीं करेगा। ये भी इसकी सीमा के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जो जम्मू कश्मीर है और जो पूर्वी राज्य हैं, तो जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध की गई जो कार्रवाई में मानव अधिकारों के हनन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी जांच करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होता। और आयोग इन मामलों की जांच के लिए फिर किसको निर्देश देता है? सरकार को निर्देश देता है। आ रहा समझ में? तो अगर मान लीजिए कोई नक्सलवादी घटना घटित हुई है या इसके अलावा इन क्षेत्रों में पूर्वी राज्यों में नक्सलवादी कोई घटना घटित हुई है जहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, और जो जैसा जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो यहाँ पर खुद जांच नहीं करता। यह जांच करने के लिए तत्संबंधी सरकार को या वहाँ की जो भी सरकार है उसको यह निर्देश देता है कि आप वहाँ पर इसकी जांच करें। तो ये भी इसकी सीमा के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास किसी भी मामले की जांच के लिए स्वयं के पर्याप्त अधिकारी नहीं है। इसके पास एक दल है स्वयं जांच के लिए, लेकिन वह दल इतना बड़ा नहीं है कि हमारे भारत में जैसे मान लीजिए 2-4 राज्य में मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो एक साथ में हर जगह ये चला जाए, इतनी बड़ी टीम इसके पास नहीं होती। इसके पास खुद के अधिकारी पर्याप्त नहीं है और जांच के लिए जो भी विभाग है तो उन विभागों पर इसको निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी इसकी सीमा होती है हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली इसकी सीमा क्या है? तो अगली सीमा यह होती है कि यह ऐसे मामले की भी जांच नहीं कर सकता जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अधीन हो। आ रहा समझ में? तो यह आयोग उन मामलों की भी जांच नहीं करेगा जो राज्य मानव अधिकार के अधीन हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई मामला जैसे राज्य में, ठीक है, तो राज्य में मानव अधिकार किसी के मानव अधिकार का हनन हुआ है और उस मामले की जांच अगर राज्य का मानव अधिकार आयोग कर रहा है तो वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारा NHRC उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये भी इसकी सीमा होती है। फिर इसके बाद में अगली सीमा क्या होती है कि मानव अधिकार से संबंधित राज्य आयोग, ठीक है, अगर मानव अधिकार का कोई मामला है, मानव अधिकार के हनन से संबंधित कोई मामला है तो इससे संबंधित मामले में जो राज्य आयोग होता है और जनपद समितियां होती है तो इनकी भी स्थापना होगी। और परंतु राज्य सरकारों ने आयोग की स्थापना में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं तो राज्य सरकारों ने राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना तो की है, लेकिन हमारी राज्य सरकार इस राज्य मानव अधिकार आयोगों में विशेष रुचि नहीं रखती है। आ रहा समझ में? तो ये भी हमें ये समस्या या जो सीमाएं हैं ये देखने को मिलती है राज्यों में। तो ये भी इसकी सीमा एक प्रकार से है। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें मानव अधिकार से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं। तो मानव अधिकार से संबंधित संशोधन कौन कौन से किए गए हैं? तो देखिए इसमें आगे कुछ संशोधन है जो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें पहला संशोधन देखिए 2006 में, ठीक है, तो 2006 में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो देखिए इसमें तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006। अब इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुछ सुधार करने के लिए 2006 में हमारी संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कुछ सुधार के लिए हमारी संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या हुआ? मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया। और जो पुराना अधिनियम था 1993 का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। तो क्या क्या सुधार किया गया है? तो देखिए इसमें पहला पॉइंट तो यह होता है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। आ रहा समझ में? जबकि 1993 में ऐसी कोई शर्तें या ऐसी कोई भी अर्हता या योग्यता के लिए शर्त नहीं रखी जाती थी। तो 2006 में जो संशोधन किया गया उसमें कुछ शर्तें रखी गई है कि जैसे अध्यक्ष के लिए शर्तें क्या होगी, इसके अलावा जो और जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए क्या शर्तें होगी, तो ये सब इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। अगला है इसमें कि मानव अधिकार आयोगों के साथ उपलब्ध जाँच एवं अनुसंधान तंत्र को भी मजबूत बनाना। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मानव अधिकार आयोग है तो मानव अधिकार आयोग के साथ जो जांच दल होगा, आ रहा समझ में, जो जांच दल होगा या जो टीम जांच करेगी उसको, और इसके बाद में जो अनुसंधान करने वाली जो टीम होगी, तो अनुसंधान मतलब रिसर्च करने वाला तंत्र या फिर कोई भी
की जो टीम होगी, तो रिसर्च करने वाली टीम और जांच करने वाली टीम, ये दोनों को ही मजबूत बनाया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि आयोग को जांच के दौरान, ठीक है, तो आयोग को जांच के दौरान जो भी क्षतिपूर्ति होगी तो क्षतिपूर्ति की अनुशंसा का अधिकार भी देकर इसको और मजबूत बनाया गया है। अर्थ समझ में हो सकता है जांच के दौरान किसी प्रकार कोई नुकसान हो तो इसके नुकसान की भरपाई की जाएगी और इसको सहायता देकर भी इस आयोग को नुकसान, जो जांच के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उस क्षतिपूर्ति पूरी की जाएगी, उस नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी और यह प्रावधान इसमें किया गया है। अर्थ समझ में, तो यह प्रावधान करके आयोग को और भी मजबूत बनाया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृह में जाने का अधिकार दिया गया। आ रहा समझ में, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में यह प्रावधान हुआ कि पहले क्या था कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग था, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अगर मान लीजिए कोई मामला राज्य सरकार के अंडर में है तो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अगर मान लीजिए कि मानव अधिकार संरक्षण का कोई मामला है तो राज्य सरकार को बिना सूचित किए किसी भी जेल में जाकर उसका जांच पड़ताल कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है। यह अधिकार हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया गया है और यह प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो 2006 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत यह प्रावधान किया गया। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं। आ रहा समझ में, मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा उसकी स्थिति क्या होगी और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थिति क्या होगी, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस योग्य बनाना कि वह अपने पास की गई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सके। ये भी शक्तियाँ इसे दी जाती है, यह अधिकार भी दिया गया है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अगर यह कोई भी शिकायत अगर राज्य के मानवाधिकार आयोग को सौंपना चाहता है या राज्य के मानवाधिकार आयोग को ट्रांसफ़र करना चाहता है, स्थानांतरित करना चाहता है, तो यह आयोग को शक्ति प्राप्त है हमारे NHRC को कि यह शिकायत या यह रिपोर्ट हमारे राज्य के मानवाधिकार आयोग को सौंप सकता है और जो जांच पड़ताल पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को करना था, यह जांच पड़ताल अब राज्य का मानवाधिकार आयोग करेगा। तो यह भी इसमें प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर अगला प्रावधान यह किया गया कि यह व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे, जबकि यह प्रावधान पहले नहीं था। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है तो इसमें SC कमीशन और जो ST कमीशन के अध्यक्ष होंगे वे भी इस NHRC के मेंबर होंगे या सदस्य होंगे। यह प्रावधान भी इसमें कर दिया जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसमें अगला संशोधन अधिनियम आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, तो देखिए इसमें पहला प्रावधान होता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और अन्य न्यायाधीश, जैसे तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब ये जो अधिनियम नहीं आया था उससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता था, तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होते हैं तो उनको इस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता था। किसके अध्यक्ष पद पर? NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते थे वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें ही इस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी अगर रहा है तो उसे भी इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये इसमें प्रावधान किया गया है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला प्रावधान होता है कि आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर इसमें 3 की गई और जिनमें एक महिला भी होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इन सदस्यों को मानव अधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान और उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है
तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या आप देख रहे हैं कि सदस्यों की संख्या मतलब यहाँ पर कौन से, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो राज्यों के मानव अधिकार आयोग होते हैं, तो राज्यों के मानव अधिकार आयोगों में जो सदस्यों की संख्या पहले 2 होती थी उसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, और इन 3 सदस्यों में एक महिला भी अनिवार्य है, और इसमें उन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जिनको मानव अधिकार का विशेष ज्ञान हो या इससे संबंधित अनुभव रखते हो। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, इसके बाद फिर दिव्यांगजन संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों में सम्मिलित किया जा सकेगा। आ रहा समझ में? तो आज हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी अगर इसमें सदस्य हमारी सरकार बनाना चाहे तो इसमें बना सकती है। और इसके बाद में जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन से संबंधित अगर कोई मुख्य आयुक्त है तो और उसे भी यहाँ पर सदस्य बनाना चाहे हमारी सरकार तो बना सकती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें, तो अगला प्रावधान यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्यों के मानव अधिकार आयोगों के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनका बताइए कार्यकाल कितना है। तो इनका कार्यकाल वर्तमान में 3 वर्ष है, क्योंकि ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया था। इसके बाद फिर अगला है कि जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है या जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं इसे भी पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं अगर ये रिटायर हुए हैं और अगर फिर से इन्हें नियुक्त करना हो तो इन्हें पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। बस शर्त ये होगी कि 70 साल से ज़्यादा या 70 वर्ष से अधिक इनकी आयु नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगला जाता है कि एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो और राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष वह बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रहा है तो उसे भी राज्य के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उसे बनाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे उधर सुप्रीम कोर्ट का अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाना हो तो उसे बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही राज्यों में जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है वहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसका मुख्य न्यायाधीश को भी राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें, तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि केंद्र सरकार मानव अधिकार संबंधी कार्य राज्य आयोगों को सौंप सकती है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि जो केंद्र का मतलब राज्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है उस पर भार ज़्यादा है, उस पर लोड ज़्यादा है कार्य का, तो मानव अधिकार संबंधी कार्य हमारी केंद्र सरकार ये राज्य मानव अधिकार आयोग को सौंप सकती है, जो कि संघीय क्षेत्रों मतलब दिल्ली को छोड़कर द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। आ रहा समझ में? मतलब ये कि अगर कोई संघीय क्षेत्र है और उनका कार्य कौन करेगा तो ये राज्य के मानव अधिकार आयोग को हमारी केंद्र सरकार यह कार्य सौंप सकती है दिल्ली को छोड़कर। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि जो हमारा मानव अधिकार आयोग होता है इसके लिए अगला प्रावधान इसमें किया गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रण और सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे। आ रहा समझ में? मतलब ये हो गया कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर सभी कार्य करेगा। आ रहा समझ में? अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर प्रशासनिक और जो वित्तीय कार्य है ये सारे कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव करेगा। न्यायिक कार्य और जो विधायन मतलब विधि संबंधी यानी कानून बनाने की शक्तियों के अलावा। आ रहा समझ में? जो न्यायिक कार्य है ये अधिकार तो किसके पास रहेगा? अध्यक्ष के पास ही रहेगा। और इसके बाद में अगर कोई विधि से संबंधित कानून से संबंधित अगर कोई मामला है तो इस मामले का अधिकार इस महासचिव के पास नहीं होगा, ये अधिकार अध्यक्ष के पास होगा। बाकी जो प्रशासनिक या वित्तीय मामला है तो इसका उपयोग महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर करेगा।
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगली शक्ति क्या है, या सॉरी अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करेंगे, जो ऊपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए प्रावधान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यों में मानवाधिकार आयोग होता है और उसके जो सचिव होंगे, तो यह सचिव अध्यक्ष के नियंत्रण में रहकर प्रशासनिक और इसकी जो वित्तीय शक्तियाँ होती है आयोग की, उसका उपयोग करेगा। ये राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें किया गया कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित मानवाधिकार संबंधी जितने मामले होते हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पूरे किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है या संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ पर अगर कोई मानवाधिकार का मामला है तो इसकी जांच हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये इस अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक महिला का होना भी आवश्यक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया फ्रेंड, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला जाता है कि जो हमारा मानवाधिकार आयोग होता है, यह हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, यह कौन कौन से कार्य करता है या कौन कौन से कार्य इसने अभी तक किए हैं, या इसने जो कार्य किए हैं उसके संबंध में कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए हमारे आयोग ने कुछ ऐसे कार्य किया है जो काफ़ी सराहनीय है। तो देखिए इसमें पहला आ जाता है कि मातृत्व, रक्त अल्पता तथा मानवाधिकार संबंधी अगर कोई मामला है तो इसके संबंध में भी हमारा आयोग कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो मातृत्व, रक्त अल्पता, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के दौरान उसको खून की कमी होती है, एनीमिया की समस्या होती है, और अगर ऐसा कोई मामला है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही तो इस मामले संबंधित भी जांच कराता है हमारा आयोग और सरकार को सूचित करता है। इसके बाद में अगर मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी अगर कोई मामला है तो इसके संबंध में भी हमारा आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो वृंदावन में ऐसी महिलाएं हैं परित्यक्त हैं जिनको छोड़ दिया गया है, तो ऐसी महिलाओं का भी पुनर्वास हमारे आयोग ने करवाया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो कार्यस्थल होते हैं, तो कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है तो उसके रोकने के लिए भी हमारे आयोग ने कारगर कदम उठाए हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो रेलगाड़ियाँ होती हैं और रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का जो उत्पीड़न होता है उस पर रोकने के लिए, इस पर रोकथाम के लिए भी हमारे आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि बच्चों के खिलाफ जो यौन हिंसा होती है इस पर मीडिया के लिए भी एक मार्गदर्शिका हमारे आयोग ने प्रकाशित की है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जैसे रांची झारखंड की राजधानी है और आगरा उत्तर प्रदेश में आता है, और इसके बाद ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मानसिक अस्पतालों का संचालन हमारे आयोग ने शुरू करवाया है। आ रहा समझे। मानसिक अस्पताल का मतलब जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं या जिनका दिमाग काम नहीं करता है या फिर जो पागल लोग होते हैं, तो ऐसे इनका इलाज कराने के लिए यहाँ पर अस्पताल को शुरू करवाया है हमारे मानवाधिकार आयोग ने। इसके बाद फिर अगला जाता है कि दलितों से संबंधित, मतलब जो दवा कुचला वर्ग हैं, तो इनसे संबंधित अगर कोई मामला है और उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं तो उन पर जो किए जा रहे अत्याचार उसको रोकने के लिए भी हमारे आयोग ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि आगरा स्थित जो सरकारी सुरक्षा गृह होता है जो महिलाओं संबंधित था, तो उसका संचालन भी इसने करवाया है। मतलब ये कि आगरा में जो महिलाएं होती थी तो उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसने गृह बनवाया है जिसको कहा जाता है सरकारी सुरक्षा महिला गृह। इसका संचालन भी हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुरू करवाया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दा अगर है तो ऐसे मुद्दों को भी सुलझाने के लिए हमारा आयोग महत्वपूर्ण सिफारिशें करता है। इसके बाद में अगला जाता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की समीक्षा। तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 है तो उसमें भी समीक्षा हमारे आयोग ने की है, जो कि इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों से रोजगार कराने से रोकना। जो सरकारी हमारे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो बच्चों से रोजगार
कराते हैं, मतलब उनको रोजगार, जैसे रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी अधिकारियों की सेवा में रहते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे काम करा रहे थे या जो बच्चे ऐसे काम कर रहे थे, तो ऐसे बच्चों को रोका गया है। और इसके बाद में एक सेवा नियमावली में संशोधन के लिए भी इसने सिफारिश की है। आ रहा समझ में? इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में हाथ से जो मैला साफ करने की प्रथा थी, तो उसका अंत करने के लिए भी हमारे आयोग ने सरकार को सिफारिशें की थी। इसके बाद में जो बंधुआ मजदूरी थी हमारे भारत में, तो बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त करवाने में हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं। फिर इसके बाद में हमारे भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्य कर रहा है, तो इसको और हम मजबूत कैसे बनाएं, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या है? तो पहला सुझाव इसके लिए यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, तो इसके संरचना में परिवर्तन किया जाए और इसमें जो आम नागरिक होते हैं और जो सामाजिक संगठन होते हैं, तो सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए, तो और हमारा आयोग प्रभावी बनेगा और शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। इसके बाद में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वाली जो चयन समिति होती है, उसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के अतिरिक्त सिविल सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं उनको भी इसमें शामिल जरूर किया जाना चाहिए, ताकि आयोग पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न डाला जा सके। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जांच के लिए उचित अनुभव वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका एक वर्ग तैयार किया जाए, ताकि सभी मामलों की स्वतंत्रता पूर्वक जांच की जा सके। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसको और प्रभावी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अगला सुझाव यह है कि हमारे भारत में, ठीक है, तो सरकार द्वारा जो मानव अधिकार आयोग होता है, तो मानव अधिकार आयोग को सशस्त्र बलों के खिलाफ मानव अधिकार का उल्लंघन का अगर कोई मामला है, तो उसके संबंध में जांच करने की शक्ति इस आयोग को प्रदान की जानी चाहिए। हमारा समझ में, तो हमारे भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं, और सशस्त्र बल में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी जांच हमारा आयोग नहीं कर सकता, और यह शक्ति भी हमारे आयोग को दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावकारिता में और वृद्धि करनी चाहिए। मतलब हमारे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भी डिसीजन हमारी सरकार को बताता है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए और उसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। अगला आ जाता है कि भारत में मानव अधिकार की स्थिति को सुधारने और उसे मजबूत बनाने के लिए जो राज्य अभिकर्ता होते हैं और गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं, इनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला लास्ट सुझाव आता है कि सरकार के द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह लागू करना चाहिए और इसकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन्हें अगर लागू किया जाए तो हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को और अधिक शक्तिशाली और अधिक सशक्त या और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। आप देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होते हैं, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत में अब तक कौन कौन रहे हैं। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कुछ अध्यक्ष हैं, जिसमें पहला नाम आता है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा का। तो ये रंगनाथ मिश्र कब से कब तक रहे थे, तो 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक रहे थे। इसमें आपको इन अध्यक्षों के वर्ष याद नहीं रखना है, सिर्फ पहले वाले का वर्ष आपको याद रखना होगा, और बाकी जो बीच वाले जितने भी अध्यक्ष हैं इनके सिर्फ नाम आपको याद रखना होगा कि कौन कौन अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो इनके सिर्फ नाम आपको याद रखना होगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। दूसरे कौन थे, तो न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया। और तीसरे कौन थे, तो न्यायमूर्ति J.S. वर्मा। इसके बाद में फिर अगले इसमें अध्यक्ष का नाम आता है न्यायमूर्ति A.S. आनंद। इसके बाद फिर अगले अध्यक्ष आ जाते हैं, इसमें कार्यवाहक थे, जिसका नाम है न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज पाटिल। ये इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू। तो ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इनके अलावा और भी कुछ अध्यक्ष हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना होगा, जैसे न्यायमूर्ति G.P. माथुर, ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे।
इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। अगले इसमें अध्यक्ष आ जाते हैं न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ। इसके बाद फिर अगले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति H.L. दत्तू। फिर इसके बाद में लास्ट में है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और ये 2021 से अब तक हैं। फ्रेंड, एक बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो मैंने अध्यक्ष बताए हैं, अब हो सकता है कि आने वाले समय में किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाए, किसी मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा। क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय बाद ही इनके स्थान पर कोई और अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाए और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जब भी अगर कोई नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।